अगला हमारा प्रकार है, क्या है? अगला है हमारा द्रव विलयन। अब द्रव विलयन क्या है? यानी कि अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे मेरा विलायक बदल देना चाहिए, है ना। विलायक क्या होगा मेरा यहाँ पे? यहाँ पे मेरा विलायक होगा द्रव। यानी कि मैं जो दो घोल बना रही हूँ, जो विलयन बना रही हूँ, उसमें विलायक मेरा जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो विलायक है। अब यहाँ पे मैंने अधिक मात्रा में किसको ले लिया? द्रव को ले लिया। अब उस अधिक मात्रा में मैं किसको मिक्स कर रही हूँ? मैं उसमें गैस को मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। अब द्रव में गैस का उदाहरण कौन सा हो सकता है? देखो, सोचो ऐसा विलयन कौन सा होगा। अच्छा, एक बात और, ये जो विलयन बनेंगे इस तरह के, जिसमें मैं सारे विलायक क्या लूंगी? द्रव, तो कौन सा विलयन होगा? मेरा द्रव विलयन होगा, ठीक है। और विलय में इसमें बदलती जाऊंगी अलग अलग, तो 3 प्रकार के मेरे द्रव्य विलयन बन गए, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने ऐसा लिया है कि जिसमें मैंने विलय तो लिया है गैस, और विलायक मैंने क्या लिया है? द्रव। तो कैसे मैं बनाऊंगी कि गैस को द्रव में मिलाया जाए? गैस कम मात्रा में, द्रव अधिक मात्रा में। तो ऐसा कौन सा हो सकता है? ऐसा हो सकता है मेरा जल प्लस ऑक्सीजन। वाटर, जल में ऑक्सीजन घुली होती है, पता है, तो किसका उदाहरण हो गया? मेरा द्रव्य विलयन का, है ना। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो आप? कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो या एरेटेड ड्रिंक्स जो भी पीते हो, इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस होती है? CO2 गैस। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस होती है? CO2। देखो, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है आपने टेस्ट की है तो कैसी होती है? एकदम चिल्ड होती है, ठंडी होती है ना। क्यों होती है? ये इस CO2 की वजह से। इस CO2 की वजह से यह जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं CO2 की वजह से कैसी होती हैं? बिल्कुल ठंडी होती है। कुछ देर आप कोल्ड ड्रिंक को रखो, 8-10 घंटे आपने उसको रख लिया, तो उसके बाद क्या होगा? वो तो बेकार सी हो जाती है एकदम। कैसी? क्योंकि उसमें कोई चिल्ड तो मतलब ठंडी तो लगती नहीं है। कैसी लगेगी? बिल्कुल एक नॉर्मल जैसा, और टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें से CO2 गैस तो निकल गई है ना। तो CO2 गैस क्या काम करती है? उस ड्रिंक को, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो उसमें तो बिल्कुल चिल्ड रहती है, ठंडी रहती है उसकी वजह से, और उसका टेस्ट फ्लेवर भी अच्छा रहता है ना। तो यहाँ पर यह एग्जाम्पल है कि हम गैस किस में मिक्स कर रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक क्या है? एक ड्रिंक है ना, एक द्रव है। तो द्रव में मैंने क्या मिलाया? यहाँ पे हमने क्या मिलाई? CO2 गैस मिलाई, तो क्या बन गया? मेरा कोल्ड ड्रिंक। तो ये भी मेरा एग्जाम्पल है किस तरह का? द्रव विलयन का। कैसा विलयन बना? द्रव का विलयन, ठीक है। अगला है द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन कौन कौन सा हो सकता है? द्रव का द्रव में विलयन है जल प्लस एथेनॉल। जल प्लस एथेनॉल, अल्कोहल पीते हैं ना कई लोग, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जल प्लस इथेनॉल, यानी कि जल में आपने क्या मिलाया? इथेनॉल मिलाया, ठीक है। अच्छा चलो, अगला क्या है बच्चों? अगला नेक्स्ट है हमारा विलय तथा विलायक में हमने द्रव, दोनों में ही द्रव ले लिया, यानी कि विलय भी मेरा द्रव है और विलायक भी मेरा क्या है? द्रव है। अब ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें मैं द्रव को द्रव में मिलाऊं तो मुझे द्रव्य विलयन मिल जाए? यानी कम मात्रा में भी मेरा द्रव है और ज्यादा मात्रा में जो विलायक मिलाया है वो भी मेरा द्रव है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है बच्चों, जल में क्या मिला दिया जाए? जल प्लस एथेनॉल, है ना। तो जल प्लस एथेनॉल जो कि अल्कोहल है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, हम सबको पता है ना। तो अल्कोहल या एथेनॉल जो होता है जल में मिला दी जाए तो ये मेरे पास में क्या मिश्रण बन के तैयार हो गया? कौन सा विलयन बन गया? ये मेरा बन गया है द्रव विलयन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बनने वाला विलयन हुआ द्रव विलयन। अगला है ठोस द्रव विलयन, यानी कि द्रव में कौन सा ठोस पदार्थ मिलाया जाए। तो इतनी देर से जब से चैप्टर शुरू हुआ तब से हम वही तो मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कभी शक्कर मिला रहे हैं किसमें? जल में, और कभी नमक मिला रहे हैं। तो शक्कर और नमक सभी तो क्या है? ठोस ही तो है। और द्रव क्या है? पानी। तो हम कह सकते हैं शक्कर या फिर ग्लूकोज, है ना, शक्कर प्लस जल। तो इतनी देर से जो विलयन हमारा बन रहा है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है? हमारा ठोस द्रव विलयन, है कि
द्रव में ठोस हमने मिला दिया, तो जो विलयन बना वो कैसा बना, द्रव विलयन। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमारे प्रकार थे किसके, ये प्रकार थे हमारे द्रव विलयन के। ठीक है, अब अगला और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार है हमारा वो भी देख लेते हैं। अब जो बच्चों हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे ठोस विलयन के बारे में, है ना। तो ठोस के विलयन के बारे में हम क्या पढ़ें, वही जो हम सबके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमने क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने विलायक में क्या ले लिया है, ठोस ले लिया है। ठीक है, तो देखो बच्चों, तीनों को डिफरेंशिएट करने का एक याद करने का तरीका क्या है कि हमने जब भी ये विलयन बनाया, चाहे हमने गैसीय विलयन बनाया हो तो हमने विलायक क्या लिया, गैस। द्रव विलयन बनाया तो विलायक क्या लिया, द्रव। और जब हमने ठोस विलयन बनाया तब तो हमने विलायक क्या लिया, ठोस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी जिससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने विलय अलग अलग ले लिया, वही गैस, द्रव और ठोस, तो अलग अलग प्रकार के हमने यहाँ पे क्या ले लिए हैं, विलय ले लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा उदाहरण है गैस का ठोस, यानी कि ठोस में कौन सी गैस हम मिला सकते हैं, ठोस ज्यादा मात्रा में है, गैस कम मात्रा में, तो हम इसका उदाहरण ले सकते हैं पैलेडियम या फिर पैलेडियम और प्लेटिनम। प्लेटिनम में हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, मिक्स कर दो। ठीक है, तो हमारे पास किसका उदाहरण आ जाएगा, ये उदाहरण आ जाएगा हमारा ठोस विलयन का। देखो, मिलाने से मतलब सिर्फ ऐसा नहीं मिलाना, मिलाने के बाद हमें मिश्रण कैसा मिल रहा है, समांगी, यानी कि एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जो हम विलयन पढ़ रहे हैं, विलयन में हम क्या पढ़ रहे हैं, समांगी मिश्रण, यानी कि एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, तभी तो हम विलयन बना रहे हैं ना। ऐसे तो मैं भी अभी ये कह दूं कि तेल और पानी का विलयन, लेकिन कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो तो समांगी मिश्रण नहीं है, मिक्स ही नहीं हो रहा है एक दूसरे में। तो यहाँ पर ये जो हम उदाहरण पढ़ रहे हैं, तो ये मतलब नहीं कि मैं किसको किसी में भी मिला दूं, हम वो मिला रहे हैं जो एक दूसरे में मिक्स होते हैं, है ना, जिससे कि समांगी मिश्रण हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ठोस विलयन, यानी द्रव ठोस में, यानी ऐसा कौन सा ठोस है जिसमें हम द्रव मिला दें। तो सबसे अच्छा उदाहरण है इसका बच्चों है अमलगम। अमलगम, अमलगम किस किस का मिल सकता है, देखो जिंक में है, उसमें मैं मरकरी मिला दूं, पारा। मरकरी द्रव अवस्था में होती है, मरकरी कैसी है, द्रव अवस्था में होती है। हालांकि जो मरकरी है एक ऐसी धातु है जो सिर्फ द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु सिर्फ कौन सी है, मरकरी है, पारा, जिसको बोलते हैं थर्मामीटर नापते हैं ना, जब फीवर आती तो उसमें क्या होता है, मरकरी, पारा। ठीक है, तो द्रव अवस्था में क्या पाया जा रहा है यहाँ पे, Hg या मरकरी। तो Hg या मरकरी को हमने जिंक में मिला दिया, जिंक अमलगम बन गया। सोडियम में मिला दिया तो सोडियम अमलगम बन गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन गए, ये अमलगम, यानी एक दूसरे में बुरी तरह से मिक्स हो जा रहे, और इस तरह का बनने वाला विलयन मेरा कौन सा विलयन है, ठोस विलयन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आता है ठोस का ठोस में। अब ठोस का ठोस में कौन सा आ सकता है भैया, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किस चीज को किस में मिलाया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे पास में मिश्र धातु। क्या उदाहरण है, एलॉयज या मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु कौन सी होती है बच्चों, स्टील। घर में बर्तन होते हैं किसके बने हुए, स्टील। किसका मिश्रण है, आयरन प्लस कार्बन। ठीक है, इसके अलावा गोल्ड, ज्वेलरी सबको पसंद होती है, तो ज्वेलरी दो तरह से होती है, आपको अगर थोड़ा ध्यान हो तो 24 कैरेट 22 कैरेट ऐसे में होती है ज्वेलरी, है ना। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है, ऐसा डिफरेंस इसलिए है कि जो ज्वेलरी बनाई जाती है उसमें कॉपर मिक्स होता है। क्या मिक्स होता है, कॉपर। ठीक है, तो इस तरह से गोल्ड Au प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये एक एलॉय बन गया, यानी कि मिश्र धातु बन गई। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है मिश्र धातु के, इसी तरह पीतल है ना, तो बहुत ये सारे एग्जाम्पल हैं, स्टील है, गोल्ड है। ठीक है, तो इन सब चीजों में आपने देखा कि ठोस को ठोस में मिला रहे हैं हम। गोल्ड क्या है, ठोस अवस्था में। कॉपर क्या है, ठोस अवस्था में। आयरन क्या है, ठोस अवस्था में। कार्बन क्या है, ठोस अवस्था में। तो इस तरह से ठोस को ठोस में मिलाने पर पूरी तरह से मिक्स हो रहा है, हमें अलग अलग तरह के मटेरियल मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के पदार्थ मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनने वाला हमारा जो विलयन है वो विलयन हुआ हमारा ठोस विलयन। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें थी हमारी विलयन और विलयन के
प्रकार के बारे में। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। विलयन यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हमने नाम दिया विलयन। फिर विलयन के हमने प्रकार देखे, यानी कि एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने विलयन के अलग अलग प्रकार देखे। कौन कौन से देखा? हमने कहा गैस विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। तीनों में हम कैसे कहेंगे कि गैस विलयन है या ये द्रव विलयन है या ठोस विलयन है? तो ये हमने नाम दिया किसके आधार पर? विलायक के आधार पर। यानी कि अगर हमने विलायक गैस ही लिया है तो गैसीय विलयन है, अगर द्रव लिया है तो द्रव विलयन है, और ठोस लिया है तो ठोस विलयन है। और इन सभी में हमने सभी तरह की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। और तीनों अवस्थाओं में हमने अलग अलग पदार्थ मिक्स करके और यहाँ पर उदाहरण भी देख लिए। इससे हमें अब ये क्लियर हो गया कि वाकई में इस तरह के विलयन बनते हैं जो हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत यूज आता है ना। चलो, तो ये तो सब बातें थी बच्चों विलयन और विलयन के प्रकार के बारे में। अब कितना आप लोगों ने एनालाइज किया, कितना समझा, वो हम जानेंगे इन प्रश्नों के द्वारा। तो शुरू करते हैं हमारे प्रश्न। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? विलयन क्या है? विलयन क्या है देखते हैं। विलयन क्या है? द्विअंगी विलयन है या फिर त्रिअंगी विलयन है या समांगी मिश्रण है या फिर उपरोक्त सभी? यानी कि हमने जो अब तक पढ़ा वो यही तो पढ़ रहे हैं कि विलयन द्विअंगी भी हो सकता है, विलयन त्रिअंगी भी हो सकता है और विलयन समांगी मिश्रण भी। यानी कि ये सभी बातें जो है विलयन के लिए सत्य है या सही है। तो विलयन एक द्विअंगी विलयन भी है, विलयन त्रिअंगी भी है। भाई 2 पदार्थ मिला दिए तो द्विअंगी हो जाएगा, 3 मिला दिए तो त्रिअंगी हो जाएगा। और समांगी मिश्रण है यानी कि पूरा एक दूसरे में अच्छे तरह से घुला हुआ है या मिक्स्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें से मेरा सही उत्तर क्या हुआ? उपरोक्त सभी। ये सभी बातें जो है वो विलयन के लिए सही है या सत्य है, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बच्चों, एक ऐसे ठोस का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। अब देखो हमें क्या उदाहरण देना है? ठोस का उदाहरण देना है जिसमें कोई विलय। इसका मतलब हमारा विलायक क्या है यहाँ पे? इसका मतलब हमारा विलायक यहाँ पर ठोस है, ठीक है। तो विलय क्या है? हमारा गैस है। तो ऐसा कौन सा उदाहरण हो सकता है? मिश्र धातु? नहीं। क्यों? क्योंकि मिश्र धातु तो हमारा किसका है? मिश्रण है ठोस प्लस ठोस है, ठोस प्लस ठोस। यानी कि यहाँ पर ये विलय और विलायक है ना, ठोस और ठोस का मिश्रण है। यानी कि विलय भी मिश्रण है, विलय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। अगला हमारा आता है अमलगम। अमलगम में हमने क्या देखा? अमलगम में हम देखते हैं कि सोडियम जो है वो मैंने उसमें मिला दी मरकरी। यानी कि यहाँ पर ये मेरा तो क्या है? ठोस है और मरकरी जो है वो मेरा द्रव, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, मुझे तो चाहिए ठोस और किसका उदाहरण? गैस का। अगला है मेरे पास में पैलेडियम में H2 का विलयन। पैलेडियम में H2, बिल्कुल सही बात है। पैलेडियम मेरा क्या है? यहाँ पर मेरा पैलेडियम जो है वो ठोस है और इसके साथ में मेरा H2 क्या है? गैस है। तो यहाँ पर विलय मुझे गैस मिल गया और विलायक मेरा ठोस है, बिल्कुल सही है। तो मेरा उत्तर यही मिल गया मुझे। लेकिन मैं अगला भी एक बार देख लेती हूँ। यहाँ पे जल और इथेनॉल, तो जल मेरा द्रव है और इथेनॉल भी द्रव, यानी कि द्रव प्लस द्रव का है मिश्रण है। तो यहाँ पर मेरा ये उत्तर भी सही है। तो मेरा सही प्रश्न क्या उत्तर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर स, यानी कि पैलेडियम में H2 का विलयन, ठीक है। तो ऐसे ठोस का उदाहरण जिसमें विलय कोई गैस हो तो वो उदाहरण है मेरा पैलेडियम। और पैलेडियम या प्लेटिनम में क्या डाल दिया जाए? H2 का विलयन, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है मेरा यहाँ पर, जल में शर्करा के विलयन में होते हैं, क्या होते हैं? मुक्त परमाणु या मुक्त आयन या फिर मुक्त अणु, ठीक है, या फिर मुक्त परमाणु तथा अणु, ठीक है। अब जल में शर्करा डाल दिया यानी कि शुगर डाल दिया। तो शुगर जो होती है जल की, हम जब बात करते हैं बच्चों तो जल में जब शुगर मिलाते हैं तो शुगर में यानी शर्करा में सहसंयोजी बंध होते हैं। कैसे बंध होते हैं? सहसंयोजी बंध। तो यह जो सहसंयोजी बंध होते हैं ये बंध पहले तो बंधे हुए होते हैं आपस में, लेकिन हम इसको जैसे ही जल में मिलाते हैं तो ये बंध जो होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। और टूट जाने के बाद में ये क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। हमें पता है कि जब भी कोई बंध टूटता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, परमाणु अणु जो भी है वो मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शर्करा मेरी क्या है? सहसंयोजित बंधित अणु
है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेंगे, यहाँ पे अणु की अवस्था में है तो अणु यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे। तो पानी में घोलने पर शर्करा को यानी शुगर को तो क्या हो जाएगा, हमारे पास मिलेंगे मुक्त अणु। क्या मिलेंगे, मुक्त अणु, क्योंकि यह सहसंयोजी बंधित अणु है। ठीक है, और जल जो है मेरा वो एक ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मेरे पास में, जब जल में साधारण लवण घोला जाता है तो क्या होता है, यानी कि साधारण लवण हमने घोला तो क्या हुआ, देखते हैं। ये मुझे कह रहा है कि जल में साधारण लवण घोलने पर क्या होगा, जब जल में साधारण लवण घोला जाता है तो क्या होता है, विलयन का गलनांक बढ़ जाता है, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, या फिर विलयन का गलनांक घट जाता है, या फिर गलनांक तथा क्वथनांक दोनों ही कम हो जाते हैं। ठीक है, देखो गलनांक और क्वथनांक आपको पता है क्या होता है ना। जब कोई अवस्था परिवर्तन होती है ना, एक हम पदार्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर गलनांक बढ़ेगा या क्वथनांक बढ़ेगा या क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, जल मेरा डाल दिया, जल में मैंने क्या डाल दिया, ये मेरा जल है और जल में मैंने क्या डाल दिया है, नमक, साधारण लवण। जल का फॉर्मूला क्या है मेरा, H2 प्लस नमक का क्या है बच्चों, NaCl। ठीक है, देखो जब हम जल में नमक को डालेंगे तो सेम वही चीज जो हमने शर्करा के लिए की, ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद में मेरे पास क्या मिलेगा, Na प्लस और Cl माइनस, है ना। यानी कि जब जल में नमक को घोला जाता है तो क्या हुआ कि यह अपने आयनों में टूट गया। तो जहां पे कहां पर पूरा वाला एक आयन था, है ना, अब क्या हो गया, अब दो में विभाजित हो गया, एक और दो। तो यह प्रॉपर्टी जो होती है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको समझाऊंगी चैप्टर में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयन्स बढ़ गए, तब उस केस में इसका जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जल में साधारण लवण को जब घोला जाता है तो वो आयंस में टूट जाता है और जल मेरा क्या है, ये ध्रुवीय विलायक है। क्या है, ध्रुवीय विलायक। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हुआ कि जब मैं इसको डाला तो ये आयंस में टूट गया। जहाँ पहले पूरे NaCl पूरा एक था, अभी दो भागों में टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस। तो इस केस में यहाँ पर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है ना, ये क्या हुआ कि यहाँ पर क्या बात हो गई, ये बात ये हो गई कि ये नंबर ऑफ आयंस यहाँ से यहाँ बढ़ गए, यहाँ एक था वहां दो हो गया। तो अब इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर सही हुआ कि विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो साधारण नमक घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्धपारगम्य झिल्ली वह है जो गुजरने देती है, किसको गुजरने देती है, देखते हैं किसको गुजरने देती है, केवल विलय अणु को या केवल विलायक अणु को या विलय तथा विलायक दोनों के अणु को या फिर न विलय न विलायक के अणुओं को। तो देखो अर्धपारगम्य झिल्ली एक झिल्ली होती है, इस तरह से कोई एक ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, ये एक कोई अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है, एक छलनी की तरह काम करती है। ठीक है, कैसे काम करती है, देखो यहाँ पर मान लीजिए ये यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह से ये यहाँ पे को दिख रहे हैं ना, ये मेरे हैं विलय और ये मेरा यहाँ पर है विलायक। ये क्या है, विलायक। ठीक है, ठीक है, ये तो है विलय और ये क्या है, विलायक। यानी जो छोटे कण है वो विलय है, जो कम मात्रा में है, और अधिक मात्रा में है, और बड़े कण वो मैंने विलायक नाम दे दिया। ठीक है, अब जब ये इसमें से इसको मैंने पास आउट किया, इसमें से जब गुजारा मैंने इसको, तो क्या हुआ, इसमें से सिर्फ मेरे पास यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ विलायक। क्या मिलेगा बच्चों, विलायक। क्या मिलेगा, विलायक। यानी कि इसने अपने अंदर से सिर्फ किसको गुजारा, विलायक को। तो ये जो झिल्ली होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको परासरण में यूज किया जाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो यह क्या करती है, सिर्फ विलायक को ही अपने अंदर से गुजारने देती है। तो किसको गुजारने देगी, विलायक के अणुओं को, केवल विलायक के
अणु को। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बच्चों बातें थी हमारी किसके बारे में, विलयन और उसके प्रकार के बारे में, यानी कि विलयन क्या होता है, उसके क्या प्रकार होते हैं और उससे संबंधित प्रश्न भी हमने हल किए हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया। तो हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।